सेकंड लेक्चर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर दे दिए हैं। एक आपको मैंने लेटर मुगल्स का मॉडर्न इंडिया में दिया था, और उसके बाद मैंने आपको गांधी के दोनों लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में अलग अलग रिकॉर्ड करके दे दिया है। देखिए, महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एथिक्स के पेपर के लिए भी, एसे राइटिंग के लिए भी। गांधी के ऊपर कई सारे मेंस में क्वेश्चन आए, प्री में भी, नेशनल मूवमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं के आसपास घूमते हैं। तो अगर आप महात्मा गांधी को ठीक से पढ़ लेते हैं तो गांधी इरविन पैक्ट है, पूना पैक्ट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, साइमन कमीशन है, चंपारण खेरा सत्याग्रह, ये सब है, टॉलस्टॉय फॉर्म है, कोई भी चीज़ जो महात्मा गांधी ने की वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर वो प्रिपेयर कर देता है हमारे लिए, तो इसको आप वहीं से पढ़ लें। दूसरा 22 अप्रैल है, आज हम वर्ल्ड अर्थ डे बनाते हैं। दुनिया में हम पृथ्वी माता की सेवा करते हैं। आज इन शॉर्ट उनका जन्मदिन भी होता है। तो देखिए, आज जो हम कर रहे हैं इस धरती पे, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो हमने किया, लाइक व्हाट वी आर डूइंग इज़ रॉन्ग। जैसे हम जानवरों को मारते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं, नदियों में पन्नी प्लास्टिक सब फेंक रहे हैं, और मदर अर्थ ने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी। आप देख ही रहे हैं, आज मदर अर्थ खुद को हील कर रही है। अपने बर्थडे से पहले उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर लिया। दुनिया भर में शटडाउन है, ना कोई प्लेन चल रहा है, ना कोई ट्रेन चली, ना बुलेट चली, ना मेट्रो चली है। जितने बड़े बड़े डेवलपमेंट थे, जितने कंस्ट्रक्शन थे, सारे ऑन होल्ड है। इवन जो कंट्रीज ट्राई भी करती हैं कि चलो कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट करते हैं, उनको भी अपना कंस्ट्रक्शन होल्ड करना पड़ रहा है। तो चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। ये ऐसी ही चली तो मदर अर्थ भी हील हो जाएगी और चीज़ें भी हो जाएंगी। तो चलिए, बिना देर किए आप सबको घर में रहने की एडवाइस देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडिया का जो राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स है, देखिए इसमें क्या होता है। मुगल पीरियड के टाइम पर ही वीक रूलर्स लेटर मुगल्स में आने लगे थे, जिसके कारण कई सारी इंडिपेंडेंट किंगडम्स आपके सामने आने लगी, और उनका आना एक जेन्युइन रिजल्ट भी था, जिसके चक्कर में कई सारी किंगडम्स आई। जो मेजर किंगडम है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें रीजनल पावर में सबसे पहले हैदराबाद एंड कर्नाटक है। द्वितीय जिन किचलू खान जो हैं, ये नवाब बने थे, सॉरी वजीर बने थे मुगल पीरियड में। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इनको निजामुल मुल्क बोला जाता है। ये 1724 में आके आसफजाही डायनेस्टी लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सैयद ब्रदर्स को हटाने का, जिसके रिवॉर्ड में इन्हें वाइस रॉयल्टी डेक्कन की मिल जाती है। 1722 से 1724 तक ये वजीर रहते हैं एम्पायर के, और बट एम्परर बहुत इनरिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये उस जगह को छोड़कर डेक्कन वापस चले जाते हैं। इन्होंने कभी अपनी इंडिपेंडेंट ओपनली डिक्लेयर नहीं की। पूरन चंद्र इनके दीवान होते हैं, जो हिंदू होते हैं। कर्नाटक भी इनके अंडर एक सूबा होता है मुगल डेक्कन का, बट जो कर्नाटक होता है वो इंडिपेंडेंट एक्ट रूल की तरह रूल करता है, इंडिपेंडेंट रूलर की तरह। शहादुत्तुल्ला खान जो होते हैं यहाँ का रूलर होते हैं। शहादुत्तुल्ला खान जो होते हैं नॉमिनेशन दे देते हैं दोस्त अली खान को बिना निजाम के। इसके देखिए, कर्नाटक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक वर्सेस इंग्लिश होगा बैटल, और साउथ में भी इनका रूल प्ले करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक वॉर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, तो ये भी हम अभी पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ी आइडिया दे दे रहा हूँ। इसके बाद बेटा अगला इंपॉर्टेंट किंगडम जो है वो आपकी बंगाल है। देखिए, बंगाल जो है मुर्शीद कुली खान औरंगजेब के टाइम पर ही सबसे पहले बंगाल के दीवान बनाए जाते हैं, फिर इन्हें गवर्नर बना दिया जाता है 1717 में, और यहाँ से वो इंडिपेंडेंट रूलर बन जाते हैं। ऑल द इंडिपेंडेंट रूलर बनते हैं, बट ये कभी भी, और इनके सक्सेसर कभी भी ऐसा नहीं कहते कि वो बिल्कुल फ्री हैं। वर्चुअली इंडिपेंडेंट होने के साथ ये प्रूफ है कि ये रेवेन्यू भेजते रहते थे मुगल एम्पायर को। इन्होंने रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किया। इन्होंने कहा भाई लोकल जमींदार्स और जो महाजन हैं वो बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, तो इन्होंने हिंदूज़ को राइट्स दिए कि वो रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट करें। दस ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन बंगाल। तो इन्होंने एक नया पैटर्न स्टार्ट कर दिया वहाँ पर कि हिंदू जो महाजन और जमींदार हैं वही इस काम को अब देखेंगे। 3 मेजर अपराइजिंग होती हैं, सीतारमन राय, उदित नारायण, गुलाम मोहम्मद, फिर सुजात खान और निजात खान की। ये 3 मेजर अपराइजिंग इनके टाइम पर। मुर्शीद कुली खान की जब बेटा डेथ होती है तो सजाउद्दीन रूल करते हैं, और इसका रूल फॉलो करते हैं इनके बेटे सरफराज खान। तो पहले मुर्शीद कुली खान, फिर सजाउद्दीन, फिर सरफराज खान बैठते हैं। फिर अलीवर्दी खान क्या करते हैं, अलीवर्दी खान सरफराज को मार देते हैं और खुद को नवाब बना लेते हैं। यही अलीवर्दी खान है जिनके ग्रैंडसन इसके बाद इनके सक्सेसर बनते हैं सिराजुद्दौला के नाम से, और यही 1757 में बैटल ऑफ प्लासी करेंगे, जिसमें हार जाएंगे। नवाब ऑफ बंगाल इसलिए हारते हैं क्योंकि इन्हें स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं रखी, और उसका इन्हों प्राइस पे करना पड़ा। अलीवर्दी खान को बार बार परेशान किया जाता था मराठास और सबसे, और इस चक्कर में बहुत सारा इनका लार्ज पार्ट जो था उसको उड़ीसा का मराठा सरदार रघुजी भोसले के हाथ में चला गया था।
इसके बाद बेटा अवध इंपॉर्टेंस रखता है, अवध बैटल ऑफ बक्सर के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम आपको ब्रिटिश पढ़ाएंगे एक्सपेंशन उस टाइम पे ये पढ़ाएंगे। इनका फाउंडर बेटा सादत खान बुरहानुल मुल्क था, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये बंगाल गवर्नर ऑफ अवध रहा है 1772 में, और सैयद ब्रदर्स को ओवरथ्रो करने में हेल्प की थी। इनके सक्सीड करने में सफदरजंग थे, जिन्हें एम्पायर का वजीर भी बनाया गया था। तो सफदरजंग के बारे में याद रखिएगा, इनको वजीर नवाब बोला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफदरजंग ने अलायंस की थी मराठा के साथ, और इनसे कहा था कि अगर दिल्ली पे कोई अटैक होता है, रोहिलास, बंगस और इस पे भी सपोर्ट किया था मराठाओं ने। उसके बाद इनसे कहा था अगर दिल्ली पे कभी कोई अटैक होता है तो मिलिट्री हेल्प देंगे, ठीक है। और जाट सपोर्ट भी इन्होंने दिया था। तो अब्दाली के अटैक के टाइम पे मराठा इसीलिए मदद करने आते हैं। और इसके बाद हाईएस्ट पोस्ट जो गवर्नमेंट की होती है वो हिंदू महाराजा नवाब राय के हाथ में थी। फैजाबाद इनकी कैपिटल रहती है 1757 तक, और उसके बाद लखनऊ को इनकी कैपिटल बना दिया जाता है। और दिल्ली के बाद सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चर का पेट्रोनेज सेंटर लखनऊ बनता है। इसके बाद बेटा राजपूत की बात होती है। राजपूत में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर राजा सवाई जयसिंह हैं। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने कई सारी ऑब्जर्वेटरी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनाई थी। इनके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आज भी एक्यूरेट हैं। ये टेबल जो था, एक टेबल बनाया था ताकि लोग ये सब कर पाएँ, जिसे जिज मोहम्मद शाही बोलते हैं, ताकि खुद की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर पाएँ। इन्होंने उसलिट्स की एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री एंड नेपियर्स का वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ा, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉगरिथम जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया इन संस्कृत। He founded the city of Jaipur and built the scientific principles and regular plan. इन्होंने सिटी जयपुर बनाई थी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल और रेगुलर प्लान के साथ बनी थी। जयसिंह एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने लेविश एक्सपेंडिचर राजपूतों का कम किया अपनी बेटियों की शादी में, और विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की इन्होंने कोशिश की। इसके बाद बेटा जाट्स हैं। जाट्स के साथ बड़ा डिस्प्यूट मुगल्स का भी चला है। तो औरंगजेब के टाइम पे जाट लीडर थे गोखला, जिनसे इनके रिवोल्ट चलती थी। उसके बाद राजा राम ने संभाला। फिर जाट स्टेट भरतपुर सेट किया चूरामल ने और बदन सिंह ने। जाट पावर अपनी ग्लोरी में थी सूरजमल के टाइम पर। सूरजमल को एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता था। इसे प्लेटो ऑफ जाट बोला जाता था, और निजाम उल मुल्क के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल यही माने जाते थे। फिर बंगस पठान और रोहिला। मोहम्मद खान बंगस अफगान एडवेंचर थे। इन्होंने अपना कंट्रोल किया फरुखाबाद एरिया में मोहम्मद शाह के टाइम पर। अली मोहम्मद खान ने एक सेपरेट प्रिंसिपैलिटी अपनाई, और रोहिलखंड फुटहिल ऑफ द हिमालय में इनके पास से अलग निकला। इसके बाद इनकी पहली कैपिटल आंवलन थी बरेली में, और बाद में रामपुर। रोहिलास का लगातार क्लैश होता था अवध, दिल्ली और जाट से। इसके बाद बेटा पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब और सिख और राजा रंजीत सिंह। देखिए सिख जो है मिलिटेंट फाइटिंग और ये सब स्टार्ट हुई थी 6 गुरु हरिगोविंद सिंह के टाइम पर, और मिलिट्री फोर्स 10th गुरु हरिगोविंद सिंह के टाइम पर थी इनके पास। 10th गुरु ने गुरुशिप को ख़त्म कर दिया था। और इसके बाद इनका डिसेबल बंदा बहादुर था। बंदा बहादुर पेजेंट और लोअर कास्ट पंजाब और इन सब के साथ बहुत सारी फाइट इन्होंने की मुगल आर्मी के साथ, पर ये मार दिए गए कैप्चर करके 1715 में। इसके बाद एनार्की आ गई, नादिर शाह का अटैक, अब्दाली, इन सब ने अपॉर्चुनिटी की ने दोबारा राइज होने की। 1765 से 1800 तक पंजाब और जम्मू फिर से एक साथ कंट्रोल में आ गया। ये ऑर्गेनाइज हुए 12 मिसिल्स थी पंजाब में, जिन्हें सकर चक्रिया बोलते थे, क्लेन्स बोलते थे। इन मिसिल्स में इक्वलिटी थी, सबको इक्वल वाइज थी अफेयर्स में, बट इन सबको एक साथ जोड़ने की ब्रदरहुड सब कुछ था। खालसा डिसअफेयर्ड हो गया। मिसिल चीफ्स आपस में भी लड़ते रहते थे क्योंकि ये इंडिपेंडेंस आते थे इक्वल राइट्स के बाद भी। इसी टाइम पे बेटा सुकर चक्रिया क्लेन जो होता है इसमें महाराजा रंजीत सिंह पैदा होते हैं, जो सुकर चक्रिया मिसिल्स के महासिंह यहाँ पैदा होते हैं। ये सक्सीडेड टू चीफटेनशिप इन 1792। माइनर थे, इनकी मदर रीजेंट बनती और फुल चार्ज 1796 में लेते हैं। ये अलाइंस करते हैं मिसिल्स के साथ। फिर जमन शाह अफगानिस्तान के होते हैं, उनका इन्वेजन करते हैं और पावरफुल बना देते हैं पूरे सिख एम्पायर को फिर से, और मिसिल्स महाराजा के अंदर आ जाते हैं।
लाहौर कैप्चर करते, अमृतसर कैप्चर करते, लाहौर 1799 में और अमृतसर 1802 में, नॉट 2 में। और उसके बाद गोल्डन डोम जो होता है हरि मंदिर में, यही ऐड करते हैं। इन्होंने लाहौर को कैपिटल बनाया। सिख चीफ्स, सतलुज तक इनका कंट्रोल था। एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी जिसमें ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट किया कि ये सतलुज को पार नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर कोई इंडिया में फाइट कर सकता है रणजीत सिंह से, तो इंडिया में कोई ब्रिटिशर से फाइट कर सकता है तो रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह को लगता था कि रणजीत सिंह को अगर कोई हरा सकता है तो ब्रिटिशर से। तो दोनों बहुत पावरफुल थे, बहुत बड़ी आर्मी थी, इसलिए दोनों अलग थे। इसके बाद उन्होंने कश्मीर, मुल्तान और पेशावर कैप्चर किया। इन्होंने ट्रिपार्टाइल अलायंस साइन किया था ब्रिटिश और शाहसुजा अफगानिस्तान के साथ, और ये कोहिनूर हीरा भी वापस ले आए थे शाहसुजा से। रंजीत ने एक बहुत पावरफुल आर्मी बनाई थी जिसे फौज खास बोलते थे, यूरोपियन लाइंस पे थी, और यूरोपियन ऑफिसर्स इसमें वेंट्यूरा एंड अलार्ड थे। इसके बाद बेटा महाराजा रणजीत सिंह ने और भी काम किए। इन्होंने गोरखास, उरियास और पठान को भी अपने साथ रखा। आर्टिलरी डिपार्टमेंट के हेड इलाही बख्श थे। मॉडर्न फाउंड्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कैनन इनकी इलाहाबाद में होती थी। इसके बाद कंसीडर्ड सेकंड बेस्ट इन एशिया आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी। लिबरल थे, मुस्लिम्स भी इनके साथ थे। इसके बाद इनके फाइनेंस मिनिस्टर दीवान दीनानाथ एंड अनदर ट्रस्टेड मिनिस्टर्स वॉज फ़कीर अजरुद्दीन। अब ये जो है ना बेटा कि ये अपनी दाढ़ी से मुसलमानों के पैर साफ कर देते थे। ये सब मतलब सिर्फ दिखाता है कि ये कितने महान थे, बट ये सब एग्जाम लायक है नहीं, पॉइंट था तो मैंने डाल दिया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद वेंट्यूरा, अलर्ड, कोड, गार्डनर, एटवुल, ये सब इनके ऑफिसर्स थे यूरोपियन। इनकी डेथ के बाद बहुत सारा इंस्टेबिलिटी आ गई। लास्ट डायनेस्टी के रूलर इनके सन थे दिलीप सिंह, और इन्हें ब्रिटिशर्स ने रख लिया और डलहौजी ने इसको सेकंड सिख वॉर के बाद कंट्रोल कर लिया। अब कोहिनूर का क्या हुआ, जब दिलीप सिंह हार गए नेक्स्ट बैटल में, सिख की सेकंड बैटल में, इसके बाद इनकी मदर मतलब रणजीत सिंह की वाइफ ने ये कहा कि अब एक काम करो कि जो कोहिनूर है वो क्वीन को गिफ्ट दे दो। तो जो हमने कोहिनूर है वो हमने गिफ्ट दिया है, अंग्रेजों ने छीना नहीं, तो उसे वापस इंडिया में लाना थोड़ा मुश्किल है। इस पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि हम कोहिनूर वापस ला सकते हैं। एक्चुअली नहीं ला सकते, क्योंकि हमने दिया है, हमने गिफ्ट दिया है। अगर उन्होंने छीना होता तो वापस ला सकते थे। इसके बाद बेटा केरला एम्पायर है। केरला एम्पायर जो है बेटा ये किंगडम है, त्रावणकोर प्रोविंस है, ठीक है। यहाँ पर किंग मार्तंड वर्मा के अंडर ये था, और फेडरेटरीज थी, और इन्होंने 2 प्लेस और जीते। मार्तंड वर्मा ने डच को हराया, तो पॉलिटिकल पावर केरला में इनकी ख़त्म हो गई। इसके बाद इन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी वेस्टर्न मॉडल पे बनाई, कई इरिगेशन वर्क किए। ट्रवनकोर इनकी सेकेंड 18th सेंचुरी में एक फेमस सेंटर बन गया संस्कृत स्कॉलरशिप का। राम वर्मा मार्तंड वर्मा के सक्सेसर थे, खुद पोएट, स्कॉलर और म्यूजिशियन थे, और ये फ्लुएंट इंग्लिश में थे और यूरोपियन अफेयर्स में इंटरेस्ट लेते थे। रेगुलर न्यूज़पेपर, जर्नल्स पढ़ते थे जो लंदन, कलकत्ता और मद्रास से पब्लिश होता था। इसके बाद बेटा मैसूर आता है। मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी, आपको पता है विजयनगर एम्पायर के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम और सब रहा। 18th सेंचुरी में क्या हालत हुई वो सब आपके सामने। फिर हैदर अली बिगिनिंग में सोल्जर की तरह काम किया, फौजदार बने, उसके बाद ओवरथ्रू किया नंज राजा को और पावर 1761 में ली, बट कृष्ण राजा के लॉफुल रूलर बने रहे। उसके बाद सेवरल टेरिटरीज बिंदूर, सुधा से मालाबार, केरना सब कैप्चर की। कैनरा को कैप्चर करने के बाद कंट्रोल लिया, रिबेलियंस को कंट्रोल किया, जमींदार को कंट्रोल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, मैसूर को इंडियन पावर बना दिया। इन्होंने इंग्लिश को हराया पहले एंग्लो सिख वॉर में, और इनकी जो वॉर्स थी मद्रास तक पहुंच गई। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में ही वॉज डिफीटेड बाय एरियर कोटे एट पोर्ट नेवो एंड हिज डाइड ड्यू टू द कैंसर ड्यूरिंग फाइटिंग वॉर। इनकी जगह बेटा टीपू सुल्तान आए। फिर टीपू सुल्तान को आप शेर मैसूर भी बोलते हैं, और इन्होंने सक्सीड किया, सेकेंड एंग्लो वॉर कंट्रोल की। टीपू सुल्तान रिमार्केबल पर्सनैलिटी थे। जब ये ख़त्म हुई तो इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया श्रीरंगपट्टनम में, और जैकोबिन क्लब के मेंबर बने, क्योंकि एक ट्रीटी साइन थी जिसके थ्रू जब तक ये कोई गलत काम नहीं करेंगे इनको नहीं हराया जा सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने इन पर ब्लेम लगाया
कि ये सीक्रेटली फ्रेंच के साथ रिबेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इनको हराने की कोशिश की। इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए शारदा और श्रृंगेरी टेम्पल के लिए पैसे दिए जो मराठास ने लूट लिया था। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम में इनके पैलेस के पास ही एक फेमस मंदिर था। इसके बाद बेटा ही वॉज द ओनली इंडियन रूलर जिसे ये पता था कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए और मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो इन्होंने दोनों पे काम किया। इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए, मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाए और इनको सपोर्ट किया। इन्होंने एम्बेसडर फ्रेंच, तुर्की, ईरान, पेरू सब में भेजे ताकि फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हो। इन्होंने ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश की जैसे यूरोपियंस ने की थी अपनी लाइन पे। इन्होंने इनकी इनकम जो बढ़ाने के लिए इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म किया। हेरिडेटरी पोजीशन ऑफ पॉलीगीर इन्होंने हटा दिया। मिलिट्री रिफॉर्म्स, इस इन्फेंट्री, मस्कट्स सब यूरोपियन मैन्युफैक्चर, यूरोपियन फैशन में मैसूर में मैन्युफैक्चर्ड होती थी। इन्होंने डिज़ाइन किया था फर्स्ट रॉकेट इंडिया का जो ब्रिटिश वॉर के अगेंस्ट यूज़ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज भी म्यूज़ियम्स में बहुत यूनिक चीज़ है। इन्होंने मॉडर्न नेवी बनाई और डॉकयार्ड भी बनाए थे और ख़ुद उनको डिज़ाइन करते थे शिप्स को। ऑर्गेनाइजल बहुत अच्छे थे और ट्रूप और हमेशा इनके लिए लॉयल रही। इन्होंने थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल लड़ी। करेजियस लीडर थे। इन्होंने कहा कि एक दिन करीबों के शीप की तरह जीने से अच्छा शेर की तरह, एक दिन शेर की तरह जीना जिंदगी भर भेड़ों की तरह जीने से अच्छा है। और इन्होंने कहा था सोल्जर की तरह मरना अच्छा है रादर देन किसी के गुलाम बन के और ऐसे जीने से और पेंशन लेकर जीने से। ट्रू ऑफिस वर्ल्ड, ये मरे बेटा बैटल लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, मतलब इन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया। बेटा हमारा रीजनल किंगडम्स ख़त्म हो गई। अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं जो हमें देखनी है, जिसमें मराठास एंड देयर एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा, आप उसे पढ़ेंगे सून। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक करिएगा, पर डिसलाइक करने के बाद उसको डिसलाइक करने के रीजंस बता दीजिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला लेक्चर जल्दी आपके सामने होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।